मुझे ज़्यादा दुख ये हुआ कि हमारे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री का ये बयान कि संगठन के लोगों के पास लाठी थी, तलवार थी, हथियार थे, हॉकी थी, उस पर इस तरह के आरोप लगाना, ये हिंदू समाज पर अपराध को थोपना, ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि इस सांसद मंत्री का दिमाग खिसक गया है। ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि इस सांसद मंत्री का दिमाग खिसक गया है। ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि इस सांसद मंत्री का दिमाग खिसक गया है कि अगर बीजेपी की हवा रही तो इसके धक्के मार दो, बाहर नहीं जाएगा। और अगर इसको लगा कि कुछ गड़बड़ है तो चाहे स्टील की चेन से बांध लेना, तोड़ाते चला जाएगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कब क्या कहना है, हर कोई गारंटी नहीं है कि ये अपने बयान पर खड़ा रह जाए। जब इसको ये पता लगेगा कांग्रेस तुझे नहीं ले रही है, कुछ गड़बड़ है, तो कह देगा कि मेरे से गलती हो गई, मिस हो गई, मेरा भाव ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था। समझाने वाले बहुत हैं। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये समझदार है तो खुद इस्तीफा दे दे, और अगर ये इस्तीफा नहीं देता तो बीजेपी को तुरंत इसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। मूड ये है कि अगर बीजेपी ये महसूस करती है गलती हो गई और ये आदमी हमारी पार्टी के लायक है, तो उस पर सोचा जा सकता है। जो लड़ाके होते हैं उनसे रुका जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा नू हिंसा पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष ने जहां सांसद के बयान को हथियार बना लिया है, वहीं पार्टी के अंदर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। हरियाणा टूरिज्म चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के बाद अब भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने तो भाजपा से गुरुग्राम सांसद को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली है। यहाँ तक कहा कि भाजपा सांसद को ढो रही है, उनका कोई जनाधार नहीं है, मोदी लहर में जीत रहे हैं। कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव जीत सकता है। इतना ही नहीं, कापड़ीवास ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव को भी आड़े हाथों लिया। चुनाव लड़ने के सवाल पर कापड़ीवास ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जो लड़ाके होते हैं वह कभी नहीं रुकते। ऐसे में कापड़ीवास की ओर से ऐलान कर दिया गया कि 2024 चुनाव के दौरान वह भी चुनावी मैदान में होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान चूरमा डिप्लोमेसी पर आखिर क्या हुआ, इसका जवाब भी पूर्व विधायक ने खुलकर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि शहर के सर्कुलर रोड स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने क्या कहा। नेताजी, आज की प्रेस बुलाई है, क्या इसका उद्देश्य और क्या मकसद है? उद्देश्य है जो घृणापूर्वक शरारत जो हुई उपद्रवी उग्रवादियों द्वारा नूह में, वो बहुत संवेदनशील मामला है और बहुत गंभीर बात हुई है, जहाँ पर एक समुदाय के कुछ संगठन अपनी धार्मिक यात्रा पर अपने मंदिर गए और उनको सोची समझी शरारत से मारने का प्रयास हुआ, घेर लिए गए, गाड़ियों को जला दिया, गोलियां चली, 6 आदमी मर गए। इससे बड़ी क्या बात होती। और उस पर आरोप लगता है मोनू मानेसर। अगर मोनू मानेसर दोषी है तो एक आदमी के खिलाफ कानून व्यवस्था से निपटना चाहिए, किसी भी समुदाय को, किसी भी प्रशासन को। दूसरा आरोप लगता है मामन खान पर। मामन खान ने जो विधानसभा में कहा मैं प्याज की तरह वोट दूंगा, चलो वो गुण बात कर भी नहीं, लेकिन एक दिन पहले तो उसका ये बयान आना कि मैंने आपकी पैरवी विधानसभा में भी की और अब मैं सबसे आगे हूँ आपके साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? उनकी तैयारी थी। साथ का क्या मतलब हुआ? साथ कोई दोषी आ रहा है क्या? और जब मोनू मानेसर आया ही नहीं, उसकी कहीं सक्रियता दिखी ही नहीं, तो मात्र कुछ कहने से या आह्वान से पूरे समाज के लिए इतनी बड़ी तैयारी 10 दिन पहले कर ली जाए, ऐसे तो एक अफवाह पे देश का देश बर्बाद हो जाए। तो मुझे ज़्यादा दुख ये हुआ कि हमारे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री का ये बयान कि संगठन के लोगों के पास लाठी थी, तलवार थी, हथियार थे, हॉकी थी, ये उतने ही दोषी हैं। हिंदू को दोषी बताना, हिंदू बहुत संवेदनशील है, बहुत शांतिप्रिय है, देशभक्त है,
वो हिंसक है ही नहीं, उस पर इस तरह के आरोप लगाना, ये हिंदू समाज पर अपराध को थोपना, ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि इस सांसद मंत्री का दिमाग खिसक गया है। क्या लगता है कि इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा इस तरह का बयान देना, क्योंकि जांच एजेंसीज लगी हुई है जांच करने में। इसका मतलब तो ही है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी की हवा रही तो इसके धक्के मार दो, बाहर नहीं जाएगा। और अगर इसको लगा कि कुछ गड़बड़ है तो चाहे स्टील की चेन से बांध लेना, तोड़ा के चला जाएगा। अब ये थर्मामीटर लगा के देख रहा है कि मेरे इस बयान से बीजेपी की प्रक्रिया क्या है, कांग्रेस कितनी शाबाशी देगी। ये अपने सौदे कर रहा है इसमें, लेकिन ये निंदनीय है और जनता इसको सब कुछ जान चुकी है, पढ़ चुकी है। और जनता अब इस पर इतनी गंभीर है कि इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। इसी को नहीं, दूसरे हमारे नेता जो इनके कंपटीटर रहे हैं, ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ते हैं। तू मुझे संसद में भेज दे, मैं तुझे विधानसभा में भेज दूंगा। ये इनका तिलस्म मेरे उसमें ही टूटा था, जबकि ये सांसद उसमें भी बहुत घायल था, हताहत था मेरी टिकट मिलने पर, आप सबको पता है। तो उस समय इसकी नहीं चली, वरना तो संसद के लिए तो ये उसको जिता देते हैं और विधानसभा में नूरा कुश्ती करते हैं। इनकी नूरा कुश्ती होती है। और मैंने, आपको ध्यान होगा, चुनाव में क्या कहा था, मैंने ये बता दिया था कि असली बीजेपी और नकली बीजेपी क्या है, कौन है। अब सबको पता लग गया, संगठन को भी, बीजेपी को भी, कि असली बीजेपी कौन है और नकली कौन है। क्या ये माना जाए कि 5 लाख लोग जो वोट हैं जो मेवात की, उनके हिसाब से ये कहीं ना कहीं बयान दिया गया कि हो सकता है भविष्य में कांग्रेस में जाना पड़ जाए, इसके लिहाज से सीधा सीधी राजनीतिक स्टेट, सोची समझी चाल, दिमाग खिसक गया, जजमेंट नहीं ले पाया। इसने ये बयान कैसे दे दिया, जब ये घटना 10 दिन पहले निर्धारित हो गई कि कौन पेट्रोल लाएगा, कौन पेट्रोल बम फेंकेगा, कौन आग लगाएगा, कितने हथियार होंगे, कितना एमुनिशन किस किस के जुम्मे लगेगा, सारी इतनी बढ़िया तैयारी के बाद, और हिंदू के पास एक आध तलवार कौन सी थी, पूजा करने वाली, जिनमें धार नहीं होती, जो भेंट करते हैं, धार नहीं होती, मोटी होती है। एक आध के पास वो थे जो लाइसेंस वाले हथियार थे, लाइसेंस वाले सब लेके चलते भी, एक आध अगर किसी के पास है तो, फिर डंडा। इस सब के बावजूद भी किसी मुस्लिम को हिंदू द्वारा हर्ट हुआ ही नहीं, किया ही नहीं, किसी को लगा है कुछ। एक आध घटना हुई है जो सीआरपीएफ के लोग सिविल ड्रेस में इनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहे थे। दूसरा, सीआईए की चौकी के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो की चौकी के साथ 300 रोहिंग्या की बस्ती है, उनको ये नहीं पता लगा पाए कि क्या हो रहा है। ये चूक तो रही है, लेकिन इस चूक में इस तरह की स्टेटमेंट देना कि हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, क्या कारण है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां मुसलमान सुरक्षित है, और जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये क्या बात है। उसके बाद इस तरह की जो 7 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसके? इसमें ये इंटरनेशनल लेवल पे ही जिस तरह से पूरी दुनिया आज आग के ढेर पे बैठी है, ऐसे ही अब तो सूत्र जो पाकिस्तान से जुड़ गए, इस घटना के सूत्र पाकिस्तान से जुड़ गए। एक मोनू मानेसर को अगर टारगेट किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ धरने में बैठते हैं, उसको गिरफ्तार कराते हैं। आज उसने बयान दिया है कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ अगर मेरा दोस्त है तो, लेकिन मामन खान जिसने ये स्टेटमेंट दी है उस दिन की भी, कल की, अब भी, इसको भी मेरे साथ एक ही बैरक में रखा जाए। तो ये एक आदमी के किसी स्टेटमेंट से और पूरा समुदाय इस तरह से योजनाबद्ध होके और निर्दोष लोगों को घेर ले, इतनी कार, इतनी गाड़ियों को जला दे, इतना उग्र हो जाए कि अपनी सरकार चलाने लग जाए, मनमानी करने लग जाए, इसको हम क्या कहेंगे।
बच्चों के साथ लोग गए थे यात्रा हाँ। में। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई लड़ने जाएगा बच्चों के साथ? हाँ, तो इस सांसद से कोई पूछे कि तेरा दिमाग को चल गया, बच्चे हैं, औरतें हैं, और धार्मिक स्थल पे कोई हथियार लेके जाएगा? कैसे सोच के कह दी? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कब क्या कहना है, और कोई गारंटी नहीं है कि ये अपने बयान पे खड़ा रह जाए। जब इसको ये पता लगेगा कांग्रेस तुझे नहीं ले रही या कुछ गड़बड़ है, तो कह देगा कि मेरे से गलती हो गई, मिक्स हो गई, मेरा भाव ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था। समझाने वाले बहुत हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ किसी को ठेस पहुँची हो तो। आप देख लेना, अब जिस आदमी की जबान नहीं है, जो बात बात पे मुकर जाता है, बेसमझी बयान दे देता है, उसका क्या इलाज है? अगले साल चुनाव में भी जाना है सरकार को, कहीं ना कहीं नैरेटिव बदलने का काम किया है सांसद के बयान के बाद, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी रही है कहीं ना कहीं उस पर उलट बयान आया है। क्या राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को चाहिए कि जब आपकी विचारधारा के खिलाफ इसका बयान है, हिंदुत्व के खिलाफ इसने बयान दिया है, तो जब जनता विरोध में है तो बीजेपी क्या करेगी? कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदमी को बचाने के लिए अगर बीजेपी भी जनता के खिलाफ हो जाए, जनता बख्शेगी? आज जनता में बहुत भारी रोष है इस स्टेटमेंट पे, तो कार्रवाई करनी चाहिए। इसका बदला भुगतना पड़ेगा। पहले तो मैं ये कहता हूँ अगर ये समझदार है कि खुद इस्तीफा दे दे, और अगर ये इस्तीफा नहीं देता तो बीजेपी को तुरंत इसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि चुनाव में याद है मैंने क्या कहा था, असली बीजेपी और नकली बीजेपी। कहीं ना कहीं आज आपकी बात हो गई है, माननी पड़ेगी। लगातार बयानबाजी कांग्रेस की ओर से कहा जाए कि भाजपा का षड्यंत्र था ये सारा तमाम, तो इससे कितने सहमत है? भाजपा का षड्यंत्र इसलिए नहीं मानता मैं, पहले तो मैं भाजपा में हूँ नहीं कि मैं पार्ट लूँ उसका, लेकिन एक हिंदूवादी होने के नाते भाजपा का षड्यंत्र जब मानता कि जब अचानक झगड़ा हो जाता और 10 दिन पहले जिसकी तैयारी हो चुकी है, ड्यूटी असाइन कर दी एक एक आदमी की, और एकदम किसी को आभास था, एकदम निर्दोष लोगों पे ऐसा हमला हुआ है, इसमें भाजपा का कहीं रोल नजर आया? और सरकार ने कितनी शांति बरती, बल्कि लापरवाही भी बरती, तो कहाँ रोल है? और फिर आज जो कार्रवाई हो रही है वो शानदार कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। बुलडोजर को कितना जायज मानते हैं किसी का घर गिराना? ये बहुत जायज है। निर्दोष का घर नहीं गिराया, केवल वो घर गिराए हैं जो या तो अवैध बने हुए हैं, या जिन पे पत्थर थे, या जिनके यहाँ से गोलियां चली हैं, या जिनके लोगों ने हत्या की है, केवल उन लोगों पे चला है। किसी निर्दोष आदमी के घर को नहीं तोड़ा गया। नेताजी, आप रेवाड़ी के विधायक भी रहे हैं और रूट भी हैं, जब वहाँ पर कार्रवाई हो रही कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए ये भी खतरा हो सकते हैं। सरकार पहले बसाती है, तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है पहले कार्रवाई क्यों नहीं करता? पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए, तो यहाँ पे भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गलती इनको पहले करना, रोहिंग्या का आइडेंटिफिकेशन करके इनको वापस भेजना चाहिए। तो रेवाड़ी में भी इस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं। बहुत गलत हो रहा है, यही कारण है। आखिर पाकिस्तान के लोग जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका रेफरेंस देके, अरब का रेफरेंस देके कि मेवात के मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए, अरे 100-200 को टपका दो, ये कोई स्टेटमेंट है? निवेदन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब मेरा ये आग्रह है कि ये जो यात्रा खंडित हुई है, इस यात्रा को पुनः अनुमति देते हुए शांतिपूर्वक तरीके से पूरी सुरक्षा में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस खंडित यात्रा को पूरा कराया जाए। तो आपसे भी कुछ लोग मिले होंगे इसको लेकर, क्योंकि रेवाड़ी शहर से भी सैकड़ों की संख्या में लोग गए थे, तो क्या दोबारा इस तरह की तैयारी कोई आपसे मिला हो? इसका कब से शुरू होनी है, कैसे कुछ इस पे? नहीं, मुझे ये नहीं पता, मैंने तो अपनी मांग की है बस। आप चाहते हैं दोबारा शुरू हो? क्योंकि यात्रा खंडित हुई है तो होनी चाहिए। रेवाड़ी में जनसंवाद यात्रा थी, मुख्यमंत्री 3 दिन थे, चर्चा ये कि आप भी चूरमा लेकर पहुंचे थे, तो चूरमे में मिठास कितनी मिल पाई, कितना क्या रहा, थोड़ा सा रेवाड़ी के लोग जानना चाहते हैं। कारण ये था कि क्योंकि मैं बीजेपी में नहीं हूं, उनके संवाद में मैं नहीं गया, लेकिन व्यक्तिगत संबंध के नाते
मैं यदा कदा कभी मुझे काम है और मैं उनसे टाइम लेके दिल्ली मिलता रहा हूँ, गुड़गांव मिलता रहा हूँ। तो जब वो धारवाड़ा में रुके हुए हैं, धारवाड़ा तो मेरा गांव ही है, तो उनकी वार्तालाप में मैं नहीं गया क्योंकि बीजेपी में नहीं हूँ। मेहमान नवाजी करने जरूर पहुंचे। हाँ, लेकिन क्योंकि जब मैं उनके पास मेरा काम हो चला जाऊं और अब वो जब मेरे पड़ोस में आए हुए हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता था कि एक बार उनका स्वागत करने, धन्यवाद देने। और ये मुझे पता था कि उनकी रुचि है चूरमा, और उसकी एक आध बार चर्चा हुई, मगर सीएम साहब चूरमा बुलाएंगे जब खाएंगे, तो अब वो आए हुए थे तो मैं चूरमा लेके चला। दो राजनीतिक लोग मिलते तो वहाँ उन्होंने जब बात हुई तो कहा कि कपड़ी बाजी समाज में नहीं आए, मगर जब मुझे बुलाया नहीं गया था, बिना बुलाए मैं जाता नहीं। सही है। हाँ जी। तो फिर वो कहने लगे खाना खाएंगे, मगर ना पहले कुछ लोग पार्षद धारवाड़ा के बैठे हैं तो मुझे भी साथ ले गए। वहाँ चर्चा चली कि धारवाड़ा के पानी का क्या समाधान है परमानेंट। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैंने कहा सीएम साहब, अगर इसका समाधान करना है, परमानेंट समाधान मेरे प्यार से करने वाला चाहिए। बोलो बताओ, भिवाड़ी से अगर पाइप के द्वारा लगभग 3 किलोमीटर, थोड़ी हाइट ज़्यादा है, इस 3 किलोमीटर में पाइप बिछा के पानी छोड़ दिया जाए तो सारे का बांध 1100 बीघा में है और बहुत बड़ी झील है। भिवाड़ी का भी, रलवर का भी, भिवाड़ी का पानी भेजो तो वो भी इतनी कैपेसिटी उसकी। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही, और ज़्यादा खर्चा नहीं है। और पाइप 3 किलोमीटर क्या मायने रखती है? हम जब साहबी नदी का पानी 21 किलोमीटर पर ले जा सकते हैं तो 3 किलोमीटर तो बाकी तो उड़ के जाएगा वहाँ से। कुछ राजनीतिक चर्चा, क्योंकि अब एक चर्चाएं रेवाड़ी शहर में कि दोबारा से घर वापसी होने वाली है कपड़ी बाजी की, और चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं जिस तरह से, तो इस पर भी कोई चर्चा हुई कि कब तक ये घर वापसी हो जाएगी? देखो जी, ऐसा है, घर वापसी के लिए 5 साल हो गए, मैंने तो किसी से कहा नहीं। क्यों? क्योंकि ना मैंने बीजेपी छोड़ी, ना मैंने बीजेपी की बगावत की, ना मैंने बीजेपी की खिलाफत की। मुझे निकाला उन्होंने, और नकली बीजेपी के कहने से। मेरे ऊपर क्या आरोप था बताओ? बीजेपी के पास जवाब है क्या? ईमानदारी में, मेहनत में, काम करने में, वोट लेने में मैं 50,000 वोट से जीता था। कप्तान साहब की जमानत बची थी, केवल सैनिक की वोट आई तब। और इंद्रजीत सिंह को मेरी टिकट मिलने की बड़ी पीड़ा थी, जो किसी से छुपी नहीं है। इस बार उनका दाव बैठ गया। और अगर हमारी टिकट नहीं कटती तो कितने से जीत होती, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो लोग इस बार की मूड ये है कि अगर बीजेपी ये महसूस करती है गलती हो गई और ये आदमी हमारी पार्टी के लायक है, तो उस पर सोचा जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करके जी मुझे ले लो, ये मेरे बस की बात नहीं। ना मैंने ये सीखा, क्योंकि ना मैंने बीजेपी छोड़ी। दूसरी इसमें एक दिक्कत ये आ सकती है कि चाहे मेरे शारीरिक फिटनेस कितनी हो, कि आपकी उम्र हो गई, तो कई इवेंट बट हैं। रही बात चुनाव लड़ने की, मनोहर लाल जी बैठे थे, अनिल जैन जी बैठे थे पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में। पूछा कि टिकट किसको दें, मगर जी आप अगर इसको ढोना चाहते हो, फर्जी बीजेपी की तो ढोगी। इसका जनाधार कुछ नहीं है, पार्टी जनाधार है, और वोट मिली है मोदी जी के नाम पे। अगर इंसाफ मंच में होता जमानत जब्त होती। और इस बार आप किसी को टिकट दे दो, अनकंट्रोवर्शियल आदमी को, वोट मोदी जी के नाम पे मिलेगी और कोई भी जीत सकता है। तो मेरे से पूछा आप नाम बताओ, मगर मैं किसका नाम बताऊं? आप मुझे टिकट दो और मेरी सारी प्रॉपर्टी पार्टी के नाम तब तक लिख लो, अगर मैं हार गया तो मेरी जब्त। और इस सांसद को जब आप टिकट दे रहे हो,
इसको बाकी सारी पार्टियों को टिकट दे देना मिला के। हरा देंगे। क्यों? क्योंकि वोट मिलेंगी मोदी जी के नाम पे। मेरे जैसे कैंडिडेट का केवल एक प्रचार होगा, यार आदमी शरीफ है, भला आदमी है, जीतने लायक है, मोदी जी की वोट है, और दमादम पड़ेगी, हम जीतेंगे। आप बताओ इसमें मैंने कोई गलत कही, सही कही? कोई आदमी सोच सकता है ये बात। चर्चा अब की बार भी यही है कि रेवाड़ी में जिस तरह का भी समीकरण है, एक कापड़ीवासी हरा सकते हैं, बाकी स्थिति फिर दोबारा विपक्ष के पास चले जाएगी ये सीट। चलो ये तो पार्टी को सोचना है। ये फैसला तो पार्टी ने लेना है ना। आप तैयार हो? आप कितने? अरे भाई साहब, जो लड़ाके होते हैं उनसे रुका जाए। ये कहो।